ठीक लग रहा है ना सर? इसी पे आप उस पे गए थे। आपको हो जाते हैं सर, ठीक देना चाहिए था। लाइव क्लियर आ गई। हेलो बच्चा लोग, इसको जल्दी फटाफट अपने जो है ना जितना भी ग्रुप तुम लोग का स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट ग्रुप में उसको जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि ये जो मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा ना, इसमें आपका डेफिनेटली जो है 70 में से यानी कि 80 क्वेश्चन में एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, तो 35 तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ साथ बहुत सारा तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन जाएगा, ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट जुड़िए इसमें और सभी को शेयर कर दीजिए। आप जितना शेयर कर सकते हैं ज्यादा अच्छा है आपके लिए, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ सर, चलिए सर स्टार्ट कीजिए। लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टोर एनर्जी इन द कैपेसिटर चार्ज ऑफ 100 वोल्ट इज 1 जूल। वाह बहुत अच्छा। वोल्टेज दिया हुआ ना, देखिए वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 100 वोल्ट दिया हुआ है और एनर्जी दिया हुआ है कितना, 1 जूल दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब C का वैल्यू पूछ रहा है, C बराबर क्या होगा, C बराबर क्या होगा, है ना। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, E एनर्जी E बराबर हाफ CV², हाफ CV² आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे। तो बस इसी फार्मूला पे इसको सेट कर देना और कुछ करना नहीं है। C निकालना है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, अब बाय V² कर दीजिए, बाय V², 2 लिखिए, 1 जूल है ना तो 1 लिख दीजिए और V² 100 का स्क्वायर कर दीजिए। 100 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 2 × 10⁻⁴ हो गया, ठीक है ना। 2 × 10⁻⁴ फराड हो गया, फराड हो गया। यही आंसर। फराड क्या होगा भाई, कैपेसिटेंस करंट, यानी और ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी है इसका। हां कुछ इसमें दिमाग लगाना सर, और आज एक्सपर्ट नहीं बनना है, आज एकदम जल्दी जल्दी फटाफट जो है ना क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन है आपका किसी भी डायपोल का, तो ध्यान रखना है अगर इक्वेटोरियल पोजीशन होगा ना तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और इन जनरल पॉइंट पे अगर बात करेगा, अगर इन जनरल पॉइंट पे है तो ये होता है कितना, जनरल पॉइंट पे अगर बात करें, मान लो ये डायपोल है -q, ये डायपोल है +q, यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से मान लो कोई एंगल थीटा पे अगर यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहा है कि क्या होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगेगा, देखो यहाँ ध्यान से, डायपोल मोमेंट P cos θ by 4πε0 r² होता है, ठीक है, जनरल पॉइंट पे। लेकिन तुमसे पूछा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा बच्चा लोग, कुछ नहीं, बस 0 कर देना है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, 0 होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। भैया सबसे ज्यादा डायमंड का होता है 2.4, सबसे अधिक होता है रिफ्लेक्टिव, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बनाओ, जब दो बल्ब को हम क्या किए हैं, पावर कितना कितना है, 60 और 40 वाट का है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बोल रहा है कि पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि कनेक्टेड इन सीरीज में है, और ये देखो सीरीज में क्या सेव रहता है, करंट सेव रहता है। तो बताइए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, I²R। क्यों I में लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पावर दिया हुआ था, हमें एक काम करते हैं, R निकाल लेते हैं दोनों का। तो R1 कितना आ जाएगा, P1/I², और R2 कितना होगा, P2/I², ठीक है। तो यहाँ से और R इक्विवेलेंट कितना लिख देंगे बताइए, R1 + R2, ठीक है। यहाँ देखोगे तो P1/I² लिख सकते हो और प्लस P2/I² लिख सकते हो। अगर एलसीएम देखोगे तो I² आ रहा है, P1 + P2 यानी कितना, 60 + 40, 60 + 40 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100/I²। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, R1 + R2 आ गया, R इक्विवेलेंट पूछा है तुमसे। तो देखो पावर की जगह पर कितना है, 100 है जी, सीधी सीधी कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 100 वाट आ जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सीधी 100 वाट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बताइए, देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को देख रहे हो तुम लोग, क्या पूछ रहा है, इन स्टेप डाउन, अगर स्टेप डाउन की बात कर रहा है ट्रांसफार्मर में,
द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कितना n1, सेकेंडरी में कितना n2। अब देख हमें वोल्टेज को ड्रॉप करना है तो n2 को घटाना है। n1 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, n2 से, तो डाउन हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आप पूछता है तो n1 क्या होगा, छोटा होगा किससे, n2 से, तो क्या हो जाएगा, ये आप हो जाएगा। बस इतना भी ध्यान रखो तुम लोग, ठीक है। n1 क्या कर दो, ग्रेटर देन n2, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा बताइए, यही हो गया क्या इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, हाँ, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज इज फाई। तो बोल रहा है कि वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होगा बच्चा लोग, तो देखो यार पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है, ठीक है ना। तो वाटलेस कैसे पता चलेगा, यही फाई से। अगर मान लो cos फाई की वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसको बोलते हैं वाटलेस, ठीक है। तो cos फाई जो कंपोनेंट होता है ना, तो I cos फाई जो है वाटलेस करंट होता है। ये I नहीं, ये 1 नहीं है, ये I है ना। I cos फाई क्या होता है, वाटलेस करंट होता है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। और अगर cos फाई की वैल्यू पूछे तो क्या लिखना, R by Z, ये भी ध्यान रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है कि cos फाई क्या होता है, R by Z होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है, हाइट ऑफ टीवी टावर एट ए सर्टेन प्लेस। किसी जगह पे टीवी टावर का हाइट दिया हुआ कितना मीटर, बताइए, 245 मीटर। तो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इट्स प्रोग्राम कैन बी रिसीव्ड। बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला है। डिस्टेंस क्या होता है, अगर प्रोग्राम का टीवी टावर का लिखना है तो √2RH होता है, जहां पे R क्या होता है बच्चा लोग, रेडियस है किसका, अर्थ का। ध्यान रखना है, रेडियस है किसका, अर्थ का। कितना होता है रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर। तो निकाल दीजिए, 2 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना, 3। और आगे कितना, 6400 किलोमीटर है ना। तो एक काम करो, किलोमीटर इसको है, तो एक काम करो 5 कर दो, ठीक है ना, मीटर कर दो, या 245 लिख दो, हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा नहीं, ये क्या आ रहा है भाई, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको 10 लिखते हैं, तो 64 गुना 64 245 कितना होता है सर, 490 इंटू में 64 और 10 टू द पावर कितना, 4 आए, सही है। देखो तो चलो, या फिर एक काम करो, 64 इसको लिख दो, 5 इसको रहने दो, क्योंकि 6400 गुना 3 10 पावर 5, सही है ना, 64 गुना, सही है। यहाँ पे देखिए, अब इसका 7, इसका कितना 8, और इसका कितना 10 पावर 2, तो कितना आ रहा है सर, देखिए तो 8 7 56, और यहाँ पे 10 पावर, यहाँ पे 6 होना चाहिए था एक्चुअली में, यहाँ पे ये हटा देंगे, ये 5 है, ये आगे 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 56 मीटर हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर होगा। तो ये हमारा 56 क्या आ जाएगा यहाँ पे, किलोमीटर के आसपास आएगा। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। ये 56 किलोमीटर आना चाहिए हमारे ख्याल से आंसर इसका, ठीक है ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सिलिंड्रिकल लेंस से जो है आर यूज्ड टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल्ड। देखो भाई, सिलिंड्रिकल अगर बात करोगे ना, तो ये हमारा अस्टिग्मेटिज्म को है, अस्टिग्मेटिज्म को जो है क्या करता है, ये फॉलो करता है। इसमें क्या होता है ना कि आंख का जो लेंस है ना, उसका अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है बच्चा सबका, है ना। आंख के लेंस का अलाइनमेंट जो है ना गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो वही तुम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। तो देखो क्या पूछ रहा है इसमें, बताओ मेरे को आप। बोला इन अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड BH इज द फ्रीक्वेंसी, बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशंस ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज n, देन यानी कि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी n है और अगर मैग्नेटिक फील्ड BH है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अंडर रूट आई और अपॉन में m इंटू BH होता है, ठीक है ना। यानी कि टाइम पीरियड जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, BH के और रूट के है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बदलूं तो 1/n लिखूंगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या चीज बताओ, इसीलिए n क्या होता है बताइए, 1/t होता है। इसको अगर उल्टा कर देंगे तो n क्या हो जाएगा, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, रूट अंडर BH के।
तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करते तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बी एच, ठीक है ना। एन स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बी एच के, ठीक है ना। यहाँ पे एन स्क्वायर डायरेक्टली किसके हो जाएगा, बी एच के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो है अगर इतना ऑब्जेक्टिव कर लिया तुम तो पक्का जो है तुम्हारा 35 नंबर तो कंफर्म है, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है जी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी पूछ रहा है तुमसे। तो ध्यान रखना है इसका जो है ना स्मॉल वैल्यू होता है, लगभग 1/1000 के आसपास होता है, और ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, और ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हम सिंपल सा बात करें तो कांस्टेंट आंसर मानना होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है बताइए, पूछ रहा है तुमसे, क्या है क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप अर्थ मैग्नेटिक पोल। भाई पोल पे जो डीप एंगल होता है ना डेल्टा, वो 90 डिग्री होता है, या ऐसे कहां पे होता है, एट पोल पे, और एट डेल्टा का वैल्यू 0 डिग्री होता है कहां पे, एट इक्वेटर पे। अब ये बात दोनों बात आप अगर याद रखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, दोनों बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। आगे बोल रहा है क्या कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताइए। देखिए एगो है +10 माइक्रोकूलम, एगो है -10 माइक्रोकूलम, इसके बीच का गैप दिया हुआ है आर। आर कितना है बच्चा लोग, आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो K का वैल्यू कितना, 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना 10 × 10⁻⁻6, फिर Q2 तो 10 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R कितना 40 × 10⁻²। माइनस यहाँ पे लिखना होगा, क्यों, क्योंकि ये वो चार्ज माइनस है तो हमारा एनर्जी जो है वो माइनस आएगा। क्यों कि जब भी हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें साइन को हमें लेना पड़ता है, साइन को हम कंसीडर करते हैं। अगर हम साइन को कंसीडर करेंगे तो ये -6 -12, और ये जाकर के ऊपर में जाएगा 9 2 11 तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हमारा जो है कि एक आप -1 ऊपर भेज दो तो 10, देखिए तेरे से 40 है नहीं है, या -2 है तो एक उसमें इसमें दे दो तो -1 ऊपर एक +1 तो 9 1 और +1 की जाके उधर 10 हो जाएगा, और -12 तो -2 बचेगा, तो 9 × -2 बटा में 4, ये हमारा जो है, ठीक है। कितना आ रहा है चलो बताइए तो इसमें ध्यान से जरा फटाफट, कितना बताइए जल्दी, फटाफट जल्दी बताइए। तो 9 को 4 से अगर भागा देंगे तो कितना, 4 दूनी 8, 2.25, तो माइनस में अच्छा ये तो तुम्हारा जो है 2.25 जूल में आंसर लिखा है होगा, तो यानी जूल में कब पॉसिबल है, जूल में कैसे आएगा, ये तो आपको माइनस आ रहा है ना वहां पे, तो देखो तो ध्यान से 2.25 जूल कैसे होगा, इतना गुने 10⁻² होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना, 10⁻² होगा, या तो यहाँ पे या तो चार्ज में कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। 2.25 जूल आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, आंसर को मैं बता रहा हूं, आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, इसको जो है अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करते चलो, दोस्तों को बताते चलो, कदम से कदम मिलाते चलो, आगे तभी बढ़िया रहेगा। सर हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई, इसमें यार हमको बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि सोलर स्पेक्ट्रम जो है ना कंटिन्यूअस भी होता है, लाइन स्पेक्ट्रम भी होता है, और ब्लैक लाइंस भी होता है। अब बताओ कौन सा हमारे इसमें आंसर, इसमें जो बेस्ट आंसर होगा ना वो हमारे ख्याल से ये वाला होगा, इसलिए इसका यही आंसर मारना, ठीक है ना, इसका यही आंसर मारना ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि आपके फायदे के लिए मैं बोल रहा हूं, ये आपका सही है। आगे क्या बोल रहा है बताइए, मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, किसके लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट।
अब मैं यहाँ पे दोनों लिखता हूं। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है बच्चा लोग, फॉर्मूला m का माइनस एफ नोट बाय एफ ही होता है। किसके लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और फॉर लीस्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, माइनस 1 बाय एफ ही लिख देना, और 1 बाय डी प्लस 1 बाय एफ ही। अच्छा सॉरी, माइनस उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एफ ही नहीं, यहाँ पे माइनस एफ नोट इंटू 1 बाय डी प्लस 1 बाय एफ ही होता है। किसके लिए, लीस्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, लीस्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बगलो। और अगर इतना पढ़ के चला गया, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आज का 80 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के जाते हो तो ना सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव बल्कि कि सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आता है ना, वो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसलिए इसको आप हल्के में ना लें, इसको सीरियसली देखें बच्चा लोग, है ना। इसको सीरियस वे में देखें। देखिए मैं बता रहा हूं, एंड गेट और गेट हम लोग पिछले वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे नैंड गेट दिया हुआ है। नैंड का मतलब नोट है प्लस एंड है। एंड में नोट लगा दीजिए, यानी ए डॉट बिट में नोट लगा दीजिए तो ये आंसर हो जाएगा इसका, नैंड गेट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। एंड का मतलब देखो, एंड का मतलब हो गया ए डॉट बी, और नोट लगा दीजिएगा तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए तो हो जाएगा वो खत्म। लाइट ओज इट्स कलर। अब लाइट का जो कलर होता है ना, वो वेवलेंथ के कारण होता है। किसके कारण होता है, वेवलेंथ के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी आंसर लिखना होगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखना होगा आंसर, फ्रीक्वेंसी आंसर लिखना होगा, मजबूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। सारा फॉर्मूला है, रिकॉल करना है फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से, दनादन एकदम अच्छे से। आप एक बार याद कर लो इसको, देखो आप खाली एक बार देख लो, सब याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोला टॉर्क एक्सपीरियंस करना चाहिए किसके द्वारा, मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी कि मैग्नेट रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो टाउ का फॉर्मूला कितना, m क्रॉस b, ये ध्यान रखना है, m क्रॉस b, ये आंसर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो वहां पे टॉर्क क्या होता है बताइए, वहां पे p क्रॉस e होता है। वहां पे क्या होता है टॉर्क, p क्रॉस e होता है, यहाँ पे m क्रॉस b। क्यों बोला कैसे सर, तो p हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और m हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, n बराबर कितना 1.5, इज इमर्ज्ड, उसको डुबा दिए किसमें, वाटर में, कितना है 1.33 है। देन इट बिहेव्स एज ए, तो सुनना ध्यान से, 1 बाय फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1 I2 में 2 बाय r होता है फॉर्मूला। तो सुनना ध्यान से, हमारा अगर लेंस का जो है ना वैल्यू क्या है 1.5 और नीचे में 1.3 -1 लिखेंगे, है ना। I2 में 2 बाय r, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय f, क्या आएगा बताइए 1 बाय f क्या आएगा। बोलो सर देखिए ये है फॉर्मूला, तो देखो 1 से ज्यादा है इसका वैल्यू, हाँ तो 1 से ज्यादा में अगर 1 घटाएगा तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे f क्या आएगा, f पॉजिटिव है, यानी कोई चेंज नहीं होगा, तो अभी भी लेंस हमारा कन्वर्जिंग ही रहेगा। पहले कन्वर्जिंग था तो अभी भी कन्वर्जिंग रहेगा, क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग का फोकस पॉजिटिव होता है, अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। कुछ भी टेंशन नहीं लेना इसमें, कुछ भी टेंशन नहीं लेना इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है इसे बताइए। क्वेश्चन है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट हैविंग पावर -15 एंड +5। देखिए ध्यान से, कांटेक्ट में है ना, तो फोकल लेंथ निकाल, पहले पावर निकाल लो। तो पावर इक्विवेलेंट क्या होता है बताइए, तो P1 + P2 होता है, तो -15 + 5 बराबर कितना -10 डायोप्टर। तो पावर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताइए, 1 बाय f, हाँ सर। तो f का वैल्यू कितना 1 बाय, यानी कि 100 बाय, डायोप्टर है, f हमें सेंटीमीटर में निकालना है, ये तो पता चल गया कि माइनस में आएगा आंसर। अब सेंटीमीटर में क्या होता है 100 बाय f होता है ना, तो पावर क्या लिखो 100 बाय f लिख दो। f क्या चीज में, सेंटीमीटर में, f आ गया आंसर। f सेंटीमीटर में कितना आ गया आंसर बताइए, तो 100 बाय p, यानी 100 बाय 10 कितना आया 10, तो -10 हो जाएगा आंसर। तो -10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। कांटेक्ट में है लेंस, तो सीधे सीधे पावर इक्विवेलेंट जो है ना P1 + P2 होता है। और अगर हम बात करें फोकस का, 1 बाय f जो होता है
वो 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, बस और कुछ नहीं होता है। बोल रहा था करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज 1 एम्पियर, किसी वायर से करंट का वैल्यू दिया है 1 एम्पियर, इधर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इतना, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ध्यान से देखना है 1 एम्पियर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, Q का फॉर्मूला कितना होता है ना, N into E। बोल रहा है 1 सेकंड, यानी कि वही करंट पे टाइम हो गया 1 सेकंड, सीधे N के वैल्यू क्या हो जाएगा I बटा में E हो जाएगा। आंसर I कितना है 1 एम्पियर बटा में E 1.6 into 10 to the power minus 19, ये आ जाएगा आंसर में कितना देखो तो ये ऊपर भागा दोगे तो कितना आएगा बताइए, वो प्लस चला जाएगा 19 और ये हो जाएगा अपना हमारा 1/1.6 into 10 to the power minus 9 प्लस 19 हो जाएगा ना, ये आएगा हमारा 10 अगर भेजते हैं 6.25 into 10 to the power 18, 6.25 into 10 to the power 18 है ऑप्शन में, है ये नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, यहीं पे कुछ गड़बड़ी होगा इसलिए यहाँ पे दशमलव नहीं होकर के यहाँ पे दशमलव होगा, तो 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है बताइए, आगे बढ़ते हैं क्या है, बोलिए बोलिए। यह है हमारा आगे के क्वेश्चंस, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, सिग्मा को बोलते हैं। सिग्मा क्या होता है, Q/A मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल स्फीयर, कोई स्फीयर है इसके अंदर में कोई चार्ज को हम प्लेस कर दिए हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है Q in by epsilon naught, कितना चार्ज बंद है अंदर में, तो Q है, सीधे सीधे Q by epsilon naught हो जाएगा। कोई भी क्लोज सरफेस से जो हमारा फ्लक्स होता है वो Q by epsilon naught होता है, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। देखो ये जो ऐसा ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस कराया हुआ हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराया हुआ हूं, ठीक है ना, तो आप लोगों को पता है, आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताइए हम देखिए क्या पूछ रहा है, बताइए पूछ रहा है पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट, ये देखिए ये एल है और ये आर है, तो पहले इसका ये एल है, एक सेकेंड, ये हमारा एल है और ये आर है, इसका जेड क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या बताइए, एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, मतलब कितना अंडर रूट ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल का वैल्यू उतना था प्लस में आर स्क्वायर, ये जेड आ गया। और हमें निकालना है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का फॉर्मूला, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई, cos फाई क्या होता है r/z, यानी ऊपर r, z में क्या हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, यानी r/r² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। बी ऑप्शन क्या है आपका, सही है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना इसमें। आगे क्या बोल रहा है कि एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट यानी कि वोल्टेज का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना, वोल्टेज का वैल्यू क्या हो बताइए, कांस्टेंट हो, तो द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ, और रेजिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। तो देखिए पावर क्या होता है बताइए, तो V²/R होता है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R के, तो अगर रेजिस्टेंस को हाफ करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आंसर है सीधे सीधे, तो आंसर डबल हो जाएगा। या हीट प्रोड्यूस बोले या पावर बोले, बात दोनों क्या है, बराबर है, पावर बोले, हीट बोले, एनर्जी बोले, कुछ भी बोले, है ना, सबके लिए वही फंडा अप्लाई होगा। तो बहुत ही सिंपल सा बच्चा लोग, है ना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना इसमें ज्यादा, है ना, आप लोग इसको बढ़ते चलो और इसको बनाते चलो। मैं एकदम पूरा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि आज आपको और भी रिविजन करने हैं, तो मैं ये ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा फास्ट में खींचूंगा, ताकि अगर आपके पास 1 घंटा बाद या 1.5 घंटे बाद कुछ समय बचता है तो उसमें आप शॉर्ट क्वेश्चंस को भी एक बार देख लो, और ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव अगर आप देख के चले जाते हो तो आपका नंबर जो है ना पक्का हो जाएगा। चलिए, डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म, डेल्टा की वैल्यू क्या होता है, थिन प्रिज्म का डेल्टा जो होता है, थिन प्रिज्म का डेल्टा की जो वैल्यू होती है a into μ-1 होता है, ये डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला है किसी भी प्रिज्म का, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू या n कुछ भी आपको याद रखना है फॉर्मूला में। टाइम इन विच क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, अगर अपने शुरू वाला वैल्यू का आधा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, इन उसको क्या बोलते हैं, टी हाफ का फॉर्मूला भी याद रख लेना है।
0.693 बाई लेमडा, ये भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पे टी मीन भी होता है, एवरेज टाइम, ये 1 बाई लेमडा होता है, और वहां पे रख दो तो टी हाफ का अगर रिलेशन पूछेगा 0.693 इंटू में टी मीन भी तुम बोल सकते हो, है ना, ये भी आप बोल सकते हो। ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है बताइए, वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ध्यान रखना है पॉइंट चार्ज के कारण वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, लीनियर चार्ज के कारण क्या होगा, लीनियर चार्ज के कारण क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा, है ना, और शीट के लिए क्या होगा, सरफेस चार्ज के लिए क्या होगा, सरफेस चार्ज के लिए क्या होगा, फ्लैट प्लेट होगा, फ्लैट सरफेस होगा, सरफेस चार्ज के लिए क्या होगा, फ्लैट सरफेस होगा। तो आपको ये तीनों याद रखना है। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट शीट, अगर कोई इनफाइनाइट शीट है और बोला इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना, कंडक्टर के लिए क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, कंडक्टर के लिए क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है भाई, जैसे टॉन एरी 2 है, 2 कैपेसिटर C1 इतना एंड C2 इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1200 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, दो कैपेसिटर है, एक C1 एक C2, यहां पे कितना है 2 माइक्रोफैराड है, यहां पे कितना है 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। इसको जोड़ दिए कितना से 1200 वोल्ट से, 1200 वोल्ट से। तो देखिए ध्यान से, दोनों में क्या सेम है, चार्ज सेम है दोनों में, और सीरीज में है तो चार्ज सेम होता है, तो Q बराबर क्या होता है बताओ, C इंटू V, ये तो सेम है ना, तो C और V क्या रहेगा, इनवर्सली रहेगा, C और V क्या रहेगा आपस में, इनवर्सली। जिसका चार्ज ज्यादा उसका पोटेंशियल जरूरी, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, और जिसका पोटेंशियल कम उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। तो देखो यहाँ पे कितना है, आइए देखो दुगना है कि नहीं है, हाँ सर। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर वोल्टेज हमारा V है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/2 हो जाएगा, और दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए, 1200 आना चाहिए, है ना। तो V प्लस V/2 जोड़ के क्या आना चाहिए, 1200 आना चाहिए। तो 3V/2 कितना आना चाहिए, 1200 आना चाहिए। तो V की वैल्यू कितना आना चाहिए, 12 दूनी 24 और बटा में 3, 800 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 800 वोल्ट होगा, यहाँ पे क्या वोल्ट होगा, 400 वोल्ट होगा। तो तुमसे कहाँ का पूछ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड पे कितना वोल्ट, 800 वोल्ट। तो सिंपल सा लॉजिक है ये, 800 वोल्ट आंसर आ जाएगा। When a body is charged, देखो अगर कोई बॉडी को चार्ज करते हो तो प्लस चार्ज हो सकता है, माइनस चार्ज हो सकता है। अगर प्लस होगा तो मास घटेगा, माइनस होगा तो मास बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चार्ज लिखा है, इसलिए मास इंक्रीज भी कर सकता है और मास डिक्रीज भी कर सकता है। मास इंक्रीज भी कर सकता है और मास डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बताइए, आगे है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण क्या होता है भाई, 1/r² होता है, सॉरी r³ होता है। और पोटेंशियल क्या होता है बताइए, पोटेंशियल जो होता है 1/r² होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर of 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ। अब देखो 5 माइक्रोफैराड चाहिए और एक काय को है, ईच है, हर एक वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो मिनिमम काय को देंगे। तो सुनिएगा, पैरेलल में क्या होता है, जुड़ता है, सीरीज में क्या होता है आपका हाफ हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 पैरेलल हो गया, तो 2 और 2 कितना होगा 4, और 1 चाहिए, सीरीज में जोड़ दो, ये 2 ये 2 ये 2 मिलकर कितना हो गया 1, तो 2 + 2 + 1 5 हो गया, तो खत्म कब होगा 4 को, तो 4 को आंसर आ जाएगा, 4 को आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
क्या होगा बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट बताइए। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब इसको क्या होगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इंक्रीजेज ऑफ, किसका पूछ रहा है, कंडक्टर का ना, हाँ बढ़ेगा, सही है, इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, सही है, इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर का तो उल्टा होगा। सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होगा बच्चा, रो घटेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि उसका निगेटिव रेसिस्टिविटी होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसका निगेटिव होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। आगे पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ना, वो क्या है, अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार। देखो वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a * t, और ये क्या होता है, e * e/m होता है, i * में t होता है ना एक्सेलरेशन जी। ये हमारा vd, vd किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको रिपीट करते चलिए और आप अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है ना, भागजोगनी जैसा नहीं कीजिए, आपको ध्यान रखना है ना। बच्चा लोग अगर देख रहे हो तो इसको जो है लोगों तक शेयर भी कर लो, ठीक है ना, क्योंकि शेयर करोगे तभी जाकर के अच्छा रहेगा, है ना। आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरे में शेयर करिए ग्रुप में, जल्दी सा देखिए, नहीं जल्दी से शेयर करिए। कुछ लाइव चैट आ रहा है, सर ये सब क्वेश्चन आ जाएगा, अरे हाँ भाई आ जाएगा सर, पास करवा दीजिए। मुस्कान कुमारी, सर कंफर्म इसमें से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। हाय सर जी, हाय क्वेश्चन आएगा सर, पीछे से गाना के आवाज आ रहा है, तो गाना भी सुनो और तैयारी भी करो, क्या दिक्कत है, गाना भी सुनिए और तैयारी भी करिए, बढ़िया तो है जी, कोई टेंशन थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्या बोल रहा है, अ चार्ज Q मूव्स इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B बोथ एग्जिस्ट, द फोर्स ऑन इट। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्या होता है, Q * E, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स क्या होता है, Q * V × B। तो दोनों को जोड़ दे भाई, Q * E प्लस V × B, ये हो जाएगा आंसर। दोनों फोर्स को जोड़िए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, आराम से समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, a bar magnet of magnetic moment M is cut into two parts of equal length। अच्छा, टू पार्ट्स कट कर दिया है ऑफ इक्वल लेंथ। द मैग्नेटिक मोमेंट, देखो यार कोई बार मैग्नेट को ना चाहे तो तुम ऐसे कट करो या ऐसे कट करो, दोनों केस में आधा हो जाता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो हाफ ही होगा, चाहे जैसे भी कट करिए आप, m/2 ही होगा इसका आंसर, ठीक है ना, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, चाहे जैसे कट करेंगे आप वैल्यू जो है ना m/2 ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या है बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, अच्छा ε0 * e² / 2 है, इसको कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, b² / 2 क्या आ जाएगा, μ0, ये हो जाएगा इसका। दोनों कंपेयर करोगे ना तो दोनों का इक्वेशन आपको याद करना होगा, ये इक्वेशन डायरेक्ट दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस r कैरीज ए करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस इज B, then at what distance from the center on the axis of the coil the magnetic field will be B/8। यानी किस डिस्टेंस पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए, B/8 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है बच्चा लोग, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको क्या रखना है, याद रख लेना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, μ0 I r² / 2, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है क्या चीज, x² / r² होता है, ये हमारा 3/2 होता है, ये हमारा b का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
आर बोला कि कितना डिस्टेंस पे यानी एक्स निकालना है, कब, जब बी की वैल्यू कितना हो जाए, b/8 हो जाए, है ना। तो ये अगर ये 1/8 हो जाएगा तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, ये आंसर आएगा तुम्हारा √3r, है ना। क्या आएगा आंसर, √3r आएगा। ये आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा और इसको x के वैल्यू आपको निकालना है कब, जब b का वैल्यू क्या है, b/8। तो जब इसको रखिएगा तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएगा तुम्हारा √3r आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। क्या है क्वेश्चंस बताइए, क्वेश्चंस बताइए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट -q से +q होता है। यह है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और यह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, साउथ से नॉर्थ पोल होगा, किधर होगा, साउथ से नॉर्थ पोल होगा। A wire of magnetic dipole moment M and L is bent in the shape of a semicircle। एक हमारा इसको है L है लेंथ और M है, इसको बेंड कर दियो, इसको मोड़ दियो, ऐसे ऐसे बना दियो इसको, ये तो L ही रहेगा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बताइए, जिसका निकालो यार। तो देखो ये डायमीटर निकालो पहले, M डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, M into 2d हो जाएगा। तो डायमीटर चाहिए ना, तो देखिए ये डायमीटर क्या होता है बताइए, तो पाई, सेमी सर्किल है ना, तो सेमी सर्कुलर का आर्क क्या होता है बताइए, तो होता है ये पाई इंटू डी, पाई इंटू आर, सॉरी पाई इंटू आर जो होना चाहिए ना वो एल के बराबर होना चाहिए, और आर क्या होता है d/2। तो पाई इंटू डी बराबर क्या होना चाहिए, 2l। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, डी बराबर कितना आ गया बताइए, तो 2l/पाई आ जाएगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू 2 और d की जगह पर कितना 2l/पाई, है ना, 2l/पाई। यहाँ पे ध्यान रखना है। तो m इंटू l को क्या बोलते हैं, गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 2d, अरे 2d नहीं, d सॉरी 2d नहीं जी, डायमीटर होगा ना ये, यहाँ पे डायमीटर होगा, यहाँ पे डायमीटर होगा, सॉरी ये डायमीटर होता है ना। ठीक है, अगर उसको आर्क में बेंड कर दिए हैं तो डायमीटर के बराबर होगा ना, तो डायमीटर इसका क्या है, d है। तो इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालते क्या जाएगा, पाई r बराबर l होना चाहिए, क्योंकि उसी को बेंड किए हैं, और r को d/2 लिख सकते हैं। तो d का वैल्यू कितना है, 12/f पाई। यहां पर रख दीजिए आप, यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा ये, सॉरी क्या देगा बताइए, यह देगा m इंटू क्या बताइए 2l/पाई, और ये कैपिटल M का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉल m इंटू l। स्मॉल m इंटू l की जगह पर कैपिटल M लिखेंगे, आ जाएगा 2 इंटू कैपिटल M बाई में पाई आ जाएगा आंसर। ये हमारा 2m/पाई हो जाएगा आंसर। यानी याद ये भी कर लेना है आप कि अगर उसको सेमी सर्कुलर में बेंड करेंगे तो 2m/पाई उसका आंसर होता है। ये भी अगर याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं 40 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूं, ठीक है ना, और पूरा मैं यहाँ पे 70 क्वेश्चन लूंगा, और 70 या 80 में लिया हूं वैसे, तो अगर मैं 80 डिस्कस कर दिया तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बताइए मेरे को। ये बोला कि इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम लाइन फ्लक्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू फाई दिया हुआ है इसका। तो बोल रहा है क्या, ये करंट पूछ रहा है। तो करंट का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, -1/r इंटू d∅dt होता है, बस ये ध्यान रखना है। 1/10 कर दो और d∅ को डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका क्या है 12t, इसका डिफरेंस है -5 हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 का 0 हो जाएगा, और t का वैल्यू दिया 0.25 मतलब 1/4। यहाँ लिखिए कितना 1/10 रहने दीजिए, इसके ऊपर 12 गुने 1/4 और माइनस में 5, क्या इस माइनस यहाँ पे आएगा, तो -1/10 रहने दीजिए, और 4 × 12, 3 - 5 -2, -2 लगे तो -2 यहाँ पे, तो माइनस में प्लस 2/10 यानी कितना 1/5 यानी कि 5 × 0.2 हो जाएगा आंसर। ये हमारा जो है करंट निकल जाएगा 0.2 एम्पियर आएगा, ये 0.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, इन एन एसी सर्किट द करंट एंड वोल्टेज इज गिवन बाय, I दिया हुआ है 50 ओमेगा टी और वोल्टेज कितना है 200 sin ओमेगा टी। क्या पूछ रहा है,
पावर लॉस इन द सर्किट। अब देख भाई, हमको तो पहले दोनों के बीच में फेज पता चाहिए, तो साइन इसको भी, करंट को भी साइन में लिखिए और वोल्टेज को भी साइन में रहने दीजिए। तो इसको साइन में लिखिए, तो आई में लिखेंगे 5 cos 50 ओमेगा टी को लिखेंगे 5, अब cos को लिखेंगे साइन, तो साइन और 50 ओमेगा टी और प्लस में π/2 हो जाएगा। और वोल्टेज कितना हो जाएगा 200 साइन 50 ओमेगा टी हो जाएगा। अब इसको देखिए, तो फाई के डिफरेंस पता चलेगा दोनों में एंगल में। देखो यहाँ पे 50 ओमेगा टी है, यहाँ पे 50 ओमेगा टी प्लस π/2 है। एंगल कितना है, फाई बराबर कितना है 90 डिग्री। तो अगर हमारा फाई 90 डिग्री है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा cos फाई। अब cos 90 क्या होता है बताइए, 0 होता है ना, तो कोई लॉस ही नहीं होगा, है ना, कोई लॉस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी अगर करंट और वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस, ये सॉरी फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है तो कोई लॉसेस नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए यहां देखिए क्या पूछ रहा है बताइए। बोला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज इतना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बहुत ज्यादा एनर्जी है, अब जब बहुत ज्यादा एनर्जी होता है ना तो एक्सरे होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी होगा तो वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, और बहुत वेवलेंथ छोटा होगा। ऐसे भी अगर ध्यान रखोगे तो रिलेटेड टू याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लैम्डा का फॉर्मूला होता है 12400 बटा में ई, और यहाँ पे एंगस्ट्रम होता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो 12400 रहने दो और ई की जगह पर लिख लो 3.2, 13.2 सॉरी 3.2 नहीं, यह 13.2 और किलो है तो 10 के पावर 3 ही होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तुम, ये 0.01 एंगस्ट्रम आएगा, लगभग 0.1 एंगस्ट्रम आएगा। और 0.1 एंगस्ट्रम के आसपास किसका होता है बताइए, एक्स रेज का होता है। ठीक है ना, वेवलेंथ एक्स रेज का होता है। तो इसका आंसर ऐसा भी, वैसे भी हाई एनर्जी का रहेगा ना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा ना, तो या तो एक्स रे हो या तो गामा रेज होगा, है ना। इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अरे कंपाउंड का ऑब्जेक्टिव लेंस, तो वो तो भाई इन्वर्टेड बनाता है, रियल बनाता है, इन्वर्टेड होगा रियल होगा, और छोटा बनाता है। ठीक है ना, रियल और डिमिनिश्ड होगा, रियल और डिमिनिश्ड, सॉरी डिमिनिश्ड नहीं, सॉरी बड़ा बनाता है जी, रियल एंड लार्ज होगा, रियल भी बनाता है और लार्ज भी बनाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, रियल होता है और क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है बच्चा लोग, रियल होता है और क्या होता है, लार्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। क्या है, a convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of material। यानी कि एक मटेरियल में जिसको डीप किया हो ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का दोनों का सेम है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, देखो 1/f का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू लेंस बटा म्यू सराउंडिंग -1 इंटू में 2/r होता है। अब देखिए लेंस और सराउंडिंग का वैल्यू सेम है, म्यू लेंस जो बराबर है किसके, म्यू सराउंडिंग के, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 0, f बराबर क्या हो जाएगा इंफिनिटी। आंसर become infinite, becomes infinite, becomes infinite। ठीक है बच्चा लोग, आगे क्रिटिकल एंगल किसके लिए, फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा, देन स्पीड ऑफ लाइट। अरे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ ना यार, इसमें क्या दिक्कत हुआ तुमको, ये तो तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए ना जी। देखिए ध्यान से, क्या होता है ना कि साइन थीटा जो होता है 1/म्यू होता है, और म्यू किसके प्रोपोर्शनल है बताइए, म्यू किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, है ना। तो इसको क्या देगा, साइन थीटा जो हो जाएगा क्या देगा, v के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देन स्पीड ऑफ द मीडियम 2, क्या मीडियम क्या हो जाएगा, तो v/sin थीटा हो जाएगा, या फिर यहाँ ऐसा लिख सकते हो sin i/sin r। सुनना ध्यान से, sin i/sin r बराबर क्या देगा बताइए यहाँ पे μ2/μ1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे v1/v2 हो जाएगा। हमें v2 निकालना है तो v2 इधर निकाल लीजिए। और r की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए r की वैल्यू क्या होता है 90 होता है, तो यहाँ 90 रखेंगे, और i कितना है थीटा है, तो sin थीटा हो जाएगा, और नीचे में sin 90 हो जाएगा।
अब मीडियम 1 का स्पीड v है, मीडियम 2 का निकालना v2, तो ये तो 1 हो जाएगा, इधर भेज दिए, तो v2 क्या आ जाएगा, v sin थीटा, तो v by sin थीटा इसका आंसर आ जाएगा। v by sin थीटा इसका क्या आ जाएगा बताइए, इसका v by sin थीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो, तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, आगे चलते हैं। एकदम फटाफट करो, अभी एग्जाम है तुमको, सुबह एग्जाम है तो एकदम फटाफट पढ़िए इसको, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड टू फिक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 इंच एंड इफ इट इज टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, कितना गुना, 5 गुना। तो क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ इसका कितना होना चाहिए। तो देखिए मैग्नीफाइंग लेंथ है, मैग्नीफाइंग ग्लास है ना जी, इसका कितना गुना है, ये 5 गुना है ना जी। तो 5 गुना जब उसको बना दिए हो तो कितना होना चाहिए उसका फोकल लेंथ। तो कैसे निकालोगे बताइए मेरे को। m बराबर क्या होता है, v by u होता है, होता ही नहीं होता है, हाँ सर होता है। यानी कि v कितना है बताइए, 5 है ये, तो v by u हो जाएगा, है ना जी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 इंच है, तो 1 इंच दो तो v बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंच हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखिए 1 by v minus 1 by u बराबर कितना, 1 by f, यहाँ से आंसर आ जाएगा। 1 by 5 minus 1 by 1 बराबर कितना, 1 by f। जब f को आप कैलकुलेट करें 0.8 इंच आएगा आंसर, 0.8 इंच इसका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, रख करके वैल्यू याद आ जाएगा। तो रिमूव हाइपर मायोपिया। अब देखिए अगर मायोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस, और हाइपर मायोपिया तो कॉनकेव। मायोपिया कॉन्वेक्स लेंस और हाइपर मायोपिया ये क्या देगा, कॉनकेव। यहाँ पे हाइपर मायोपिया तो कॉनकेव लेंस। अच्छा ये सब देखो सिलिंड्रिकल एस्टिग्मेटिज्म, ये सब याद रखना है। अब ये सब डायरेक्ट अगर याद रखेगा तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा हमारे ख्याल से, एकदम फटाफट बनेगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए which of the following phenomena taken place when a monochromatic light is incident on prism। अगर किसी प्रिज्म पे गिरेगा तो क्या होगा उसका, उसका डिस्पर्सन होगा। बस प्रिज्म के पे गिरेगा क्या होगा, डिस्पर्सन होगा। डेविएशन भी होता है लेकिन दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है क्या चीज, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है चलो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव, कितना कितना, sin 2 ओमेगा t और 3 cos 2 ओमेगा t। देखो वो साइन में वो cos में है, पहले तो दोनों को साइन में बदलना होगा। तो इसको साइन में बदलते हैं तो क्या लिखेंगे, बाई 2 को क्या लिखेंगे, 3 sin 2 ओमेगा t अब प्लस में कितना पाई बाई 2। अब देखो अब इसको देखो तो फाई निकल गया, डिफरेंस दोनों का कितना आया, पाई बाई 2 ना। तो तुमको पूछा है कि एम्पलीट्यूड बताइए उसका क्या होगा। अगर दो एम्पलीट्यूड 90 डिग्री पे होता है तो a का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर। मतलब एक का एम्पलीट्यूड है 4, दूसरा का है 3, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यही आंसर 5 आएगा, है ना। 5 आंसर इसका देगा, इसका आंसर 5 होगा। फेज डिफरेंस बिटवीन अरे फाई, तो देखो ध्यान रखना है, फाई जो होता है ना वो 2 पाई बाई लेम्डा इनटू डेल्टा x होता है, फॉर्मूला है। अगर डेल्टा x निकालना हो तो क्या देगा बताओ मेरे को आप, तो लेम्डा बाई 2 पाई इनटू फाई लिख दो, लेम्डा बाई 2 पाई इनटू फाई, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है लेम्डा बाई 2 पाई इनटू फाई इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, 1 मिनट याद कर लेना, 1 मिनट, 1 मिनट याद कर लेना। ये पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q, अरे ये तो फॉर्मूला होता है ना। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आता है बताइए, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर बाई 2m। तो p स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2m इंटू e। तो p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2me। और p क्या होता है देखो, तो लेम्डा बाई क्या होता है, h बाई p होता है। तो p बराबर कितना हो जाएगा बताओ मेरे को आप, h बाई लेम्डा। तो p की जगह क्या लिखोगे, h बाई लेम्डा बराबर कितना, अंडर रूट 2m इंटू e। तो यहाँ से लेम्डा निकल जाएगा।
लैम्डा का फॉर्मूला कितना रहेगा बताओ? तो h बाय अंडर रूट में 2m e। e क्या है? एनर्जी। अब पोटेंशियल कितना है? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? q into v। तो वहां रख दीजिए, तो लैम्डा कितना रहेगा? h बाय रूट अंडर 2m e v। तो 2m या qv, e की जगह पर रख दिए qv, हमारा 2m qv आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो कुछ नहीं बनेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन 10^14 हर्ट्ज, रेडिएशन ऑफ 6.2 जूल। तो एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला में? h न्यू। ये होता है एक फोटोन का एनर्जी। तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी बटा h न्यू, यानी टोटल एनर्जी को भागा दे दो एक फोटोन की एनर्जी से, ये आंसर आ जाएगा। अभी कितना है? 6.62 है, इसको लिखो 6.62। h का वैल्यू 6.6 into 10 to the power -34। न्यू कितना है? 10 के पावर 14। तो इसका n निकल जाएगा, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा ये। तो 34 में से 14 गया तो 20 बचा, ऊपर भेज दीजिए 10 के पावर 20 आंसर। 10 के पावर 20 आंसर। एकदम देखो पूछा था तो बहुत आसान चीज। मिनिमम एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम बोला L होता है क्या? m into v into r क्या होता है? nh by 2 pi। मिनिमम क्या हो जाएगा? मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? n की वैल्यू 1 होना चाहिए। तो मिनिमम क्या हो जाएगा? L मिनिमम क्या आ जाएगा? n का दो यहाँ पे कितना? h by 2 pi। h by 2 pi आंसर। मिनिमम पूछा है भाई, मिनिमम। धुआं धुआं हुआ कि नहीं हुआ बताओ? आए धुआं धुआं हो गया होगा, धुआं होगा, है ना, धुआं धुआं हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ ए स्पेसिफिक z एंड a, अरे भाई रिस्पेक्टिवली न्यूट्रॉन की संख्या। तो a बराबर क्या होता है? z प्लस n। n कितना आ गया? a माइनस z। कई बार बता चुके हैं। क्वांटिटीज विच रिमेन्स कंजर्व न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टोटल चार्ज, तीनों कंजर्व होता है। चार्ज भी, लीनियर मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम भी, सब कंजर्व होता है कोई भी रिएक्शन में। यही डिफरेंस है न्यूक्लियर रिएक्शन में और कोई जनरल केमिकल रिएक्शन में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। पता नहीं क्यों पूछा था ये क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ फैक्ट्स, फिस्माइल टेलीग्राफी होता है ना, फिस्माइल टेलीग्राफी इसका होता है फुल फॉर्म, कुछ ज्यादा इसमें लेना। सेमीकंडक्टर को कूल कर दिए हो तुम, तो ठंडा किया जी, टेम्परेचर घटाए हो ना जी, तो क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस का बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर बनता चला जाएगा। अगर सेमीकंडक्टर का हम टेम्परेचर घटाते हैं तो ये इंसुलेटर बनता चला जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डिक्रीज कर जाएगा। ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? करंट कांस्टेंट फॉर ए ट्रांजिस्टर अल्फा एंड बीटा क्या होता है? देखो ध्यान से, अल्फा हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, बीटा हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अल्फा लेस देन 1 होना चाहिए, बीटा 1 से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बीटा की वैल्यू लगभग 20 से लेके 100 तक होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी, ये काट लीजिए, फोटो दिल है यहाँ पे, फोटो नहीं दिल है। अच्छा फोटो यहाँ पे दिल है जी, हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा है ये है, ये 3 है माइक्रोफैराड, ये है 2 माइक्रोफैराड और ये है 4 माइक्रोफैराड। तो ये है बी और ये है ए। तो क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में है, जोड़ दो तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। और ये दोनों सीरीज रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 C2 बटा C1 + C2, यानी 4 × 5 बटा में 9, तो 20/9 माइक्रोफैराड, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आवाज आ रहा है यार, माइक एकदम गाना बजा रहा है, पता नहीं पगला गया सब। कल एग्जाम है और गाना बजा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ स्फीयर, सरफेस ऑफ ए स्फीयर 10 कूलम है। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला
Q by एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अच्छा, तो कैसे उसको देखेंगे? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे? अब यहाँ देखो K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या देगा? एप्सिलॉन बराबर क्या देगा? 1/4 पाई K, यानी 1/4 पाई into 10 to the power 9 लिख सकते हो ना? अच्छा सॉरी गलती हो गया। ये होता है ना, अब K का वैल्यू क्या होता है? K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1/एप्सिलॉन इधर भेज दो, तो 4 पाई गुने 9 गुने 10 के पावर 9 बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख दो। तो Q into 1/एप्सिलॉन इधर कितना? 4 पाई into 10 to the power 9। अब Q कितना है? 10 माइक्रो कूलम है। लिखो 10 गुने 10 के पावर -6 into 9, ये कितना हो जाएगा? 9 पहुंच गया, 9 चौक 36 पाई, 10 के पावर 9, तो 36 पाई रहने दो। आइए 6 और 9 घटा दो, माइनस तो +3, एक और जोड़ दो +4 into 10 to the power 4, तो 36 पाई में 10 के पावर 4, ये वाला इसका आंसर सही है। डेसिमल नंबर लिखना है, 25 को बाइनरी में बदलना है, तो 25 लिखते जाइए। अब 55 में 2 से लिखिए तो 12, कितना बचा? 1 बचा। फिर 2 से लिखिए तो 6, कितना बचा? 0 बचा। फिर 2 से लिखिए तो 3, कितना बचा? 0। फिर 2 से लिखिए तो 1 बचा, 1 0 1 बचा ना, 1 2 बार में 1 में तो 1 बचा ना, 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 आंसर 1 0 0 1 सी। 2 से भगा दीजिए तो 12, एक रिमाइंडर, एक इधर लिख दिए। फिर 2 से भगा दिए 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से भगा दिए तो 3, रिमाइंडर 0। फिर 2 से भगा दिए तो एक बार में लगेगा, एक रिमाइंडर बचेगा तो एक यहाँ लिख देंगे, एक बार में यहाँ, एक बार यहाँ, तो ये एक बार में लगाए हैं और एक रिमाइंडर बचा है, तो 1 उल्टा लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना, इसको ऐसे जाते उल्टा जाते हैं, 1 1 0 0 1 उल्टा जाते हैं। ये तो हो गया हमारा बाइनरी नंबर, ठीक है ना? 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? करंट फ्लो इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स, तो हीट प्रोड्यूस्ड। एच का फॉर्मूला कौन सी दिल है? वो रेजिस्टेंस दिल है और वोल्टेज दिल है, तो V²/R इनटू में T लिखिए। तो वोल्टेज कितना है? 7, तो 7 गुने 7 बटे 5 और गुने में 20 गुने में 10 60 मिनट है ना, तो इसको 60 में बदल लेते हैं। तो इसको 5 चौक 20, 7 7 49 और 60 है ना, तो 49 इंटू 24 240 ये। तो इसको क्या करोगे बताओ, कितना जूल आ रहा है ये? और आपको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल होता है, ठीक है ना? तो 1 जूल का मतलब कितना है? इसको भागा दो 4.2 से, इसको भागा देंगे तो 49 गुने 240 भागा 4.2, तो 4.2 इसको भागा देते हैं 10 बार में, तो 2400 की 2800 कैलोरी होगा इसका। इसका आंसर 2800 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, तो लैम्डा बराबर कितना पढ़ाए थे? h/p, तो p क्या था? मोमेंटम, h बाय कितना? मास गुने वेलोसिटी, h/mv आंसर। लैम्डा बराबर कितना? h/mv। एकदम सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, फट सा बन जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, बताइए क्या पूछा है तुमसे? विद द रिलेशन करेक्ट फॉर मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन बताइए। तो यहां पे देखिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। F का फॉर्मूला कितना? यहां देखिए, अब यहां पे एक बात को ध्यान रखना है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पे, कि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना? इसको ध्यान रखना है ये। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है V0 बाय U0 इंटू 1 प्लस D बटा FE होता है। एक और फॉर्मूला होता है L बाय F0 इंटू 1 प्लस D बाय FE होता है। अब दोनों फॉर्मूला में जो भी फॉर्मूला सूट होता है उसको आप लिख सकते हो। ये L क्या है? L है लेंथ ऑफ ट्यूब। L क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब। और V0 क्या है? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ये हमारा यहाँ फॉर्मूला में ये वाला सेट करा तो वही आंसर हो जाएगा।
ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? बाप रे बाप। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, ये होता है ऑप्टिकल पाथ। फॉर्मूला है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चलिए 68 नंबर क्वेश्चंस एंड नाउ लास्ट इज 70। क्या है बताइए? बोल रहा है कि विड्थ ऑफ इंटरफेस बीटा का फॉर्मूला लैम्डा इनटू डी बाय एस कैपिटल डी, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला बताओ? सॉरी, लैम्डा इनटू डी बाय एस मॉड डी, आंसर ये होता है। वोल्ट वायर एमीटर क्या मेजर करता है? वोल्ट वायर जैसे दिखे तो आरएमएस करंट को मेजर करता है ना। वोल्ट वायर क्या चीज को मेजर करता है? आरएमएस करंट को मेजर करता है, ठीक है ना। तो यहां पे आपका जो है 70 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। नहीं, ऐसा ही आपको ध्यान रखना, अगर याद रखोगे तो आपका फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। डिस्कशन करते हुए मैंने 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो प्लीज जाओ इसको, इतना क्वेश्चंस को एकदम पूरा दनादन जो है बढ़िया से एकदम पढ़ लो, रिवाइज कर लो और पढ़ा दे क्या 5 मिनट, चलो और पढ़ा देते हैं 5 मिनट, है ना। उसको भी खत्म ही कर देते हैं, काल रहने देते 5 क्वेश्चन और इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला भी पढ़ाए थे ना, रिलेशन हाफ लाइफ टी हाफ कितना होता है? फिर से एक बार 0.693 बाय लैम्डा होता है, और टी मीन एक होता है एवरेज लाइफ, ये होता है 1 बाय लैम्डा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो इसलिए टी हाफ कितना हो जाएगा? 0.693 इंटू टी मीन हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो हाफ लाइफ 0.693 एवरेज है, डी ऑप्शन सही इसका है। अगर डेल्टा हमारा एंगल और डीप है तो बताइए किस जगह पर क्या हो जाएगा भाई? अरे तो tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ? तो वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, तो BV बटा BH। अरे काहे कंफ्यूजन में है भाई, है ना। सॉल्यूशन तो है सबके साथ, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो आपको नजरिया ध्यान रखना है। वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे काम आ रहा है, कुछ नहीं। आगे बताइए। ले भैया फोटो है वो, हमको दिखाई दे रहा है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा फोटो बना हुआ है। ये किसका है? ये एंड गेट का है। और ये किसका होता है? ये और गेट का होता है। रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ सब बच्चों को हम पढ़ाए हुए हैं। अगर ये मैग्नेट है तो ये इसका लेंथ को बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। इसका पोल जो होता है अंदर होता है थोड़ा सा, ये प्लस m है, यहाँ पे माइनस m है, यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये लेंथ को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है, मैग्नेटिक लेंथ हमेशा छोटा होगा, तो मैग्नेटिक लेंथ हमेशा 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ होगा, हमेशा छोटा होता है। कौन? मैग्नेटिक लेंथ। किससे? ज्योमेट्रिक लेंथ से। आगे बढ़िए, फिर से नहीं, अब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। याद करो n² दैट गिव्स ऑन BH 0, ये रिपीट हो गया क्वेश्चंस 1 2 3 4, ठीक है ना। इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये रिपीट हो रहा है यहाँ से क्वेश्चंस। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो मैंने टोटल यानी 75 छोड़ दीजिए, 74 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। इसके पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस किया था, ये पार्ट 3 है। अगर इतना कर लिया ना, शॉर्ट भी बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। जाओ एकदम इत्मीनान से, है ना। ऑल द बेस्ट सबको, कल एकदम फोड़ के आना, ठीक है, झंडा गाड़ के आना, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ओके, नए साथ के साथ। अब CBSE का डिस्कशन